दूसरा आधार है जो व्यंजनों के डिवाइडेशन का, वह है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तो पहले तो जान लीजिए कि उच्चारण स्थान होते का कैसे हैं, कहाँ होते हैं। ये थ्रोट है, यहाँ पर ये आपका जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो आपका कंठपिटक टेटुआ कहा जाता है। स्वरतंत्रियाँ इसी में स्थित होती हैं। यहाँ आपके दांत होते हैं और दांतों के जो ऊपर का खुरदुरा भाग होता है इसे कहते हैं मूर्धा, और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है, जीभ के नीचे का हिस्सा जो कोमल भाग होता है उसे कहते हैं तालु। ठीक, तो मुख्य रूप से आपके जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ और तालु, नीचे वाला हिस्सा जीभ के, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, मुख्य यही आपके उच्चारण स्थान है। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर जो डिवाइडेशन किया गया है व्यंजनों का, वह है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जानने से पहले वर्णों का उच्चारण स्थान आप देख लीजिए। तो कंठ का एक सूत्र संस्कृत में है, जिसको याद हो वो याद कर ले, जिसको नहीं याद होता है उसको भी अभी समझा देंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। यहाँ देखिए जो कु, चू, टू, तू और पू आएंगे ये पंच वर्ग के द्योतक हैं, यानी कु का मतलब का वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, तू का ता वर्ग, पू का पा वर्ग। ये अपने वर्ग के पांचों अक्षर का बोध कराएंगे। तो यहाँ पर है आपका आ। ये जो आ है ये दोनों प्रकार के आ का बोध कराएगा, यानी छोटा आ और बड़ा आ। और उसके बाद का वर्ग, को का मतलब का वर्ग, और हा तथा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। यानी क वर्ग के पांचों अक्षर का खा गा घा अंगा, छोटा आ, बड़ा हा और विसर्ग जो आह की मात्रा होती है, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। उसके बाद इचु, यसानाम, तालु। का वर्ग आपका हो चुका है, छोटा आ बड़ा आ हो चुका है, तो छोटी ई और बड़ी ई। उसके बाद चू का मतलब चा वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग और या, तथा शा तालव्य शा, इसीलिए सिटी वाले सा को तालव्य सा कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान होता है ताल। ठीक, ताल के ऊपर का जो हिस्सा होता है मूर्धा, खुरदरा भाग जीभ के ऊपर, उसका जो सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। सूत्रों को याद कर लेने से कंफ्यूजन नहीं होता है। अब यहाँ आया स्वर री, टू का मतलब टा वर्ग,
रा, या आया ही था, रा आ गया। और षटकोण सा, जिसे हम मूर्धन्य श कहते हैं, इसको तालव्य सा, इसको मूर्धन्य श। तो इनका उच्चारण री ट वर्ग के पांचों अक्षर टा ठा डा डा ण रा तथा शा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। अब है लृतु लसानाम, लृतु लसानाम दंतः, यानी लृ, ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा इसलिए इसको ध्यान नहीं देना है। ता वर्ग के पांचों अक्षर ता था दाधा न, और या रा ला हो गया, और सरौता वाला सा, जिसे हम दंत सा कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत है। तो तवर्ग के पांचों अक्षर ता था दाधा न ला और सा, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। अब अगला है उपु पद्मानीय नाम ओष्ठव। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पा वर्ग पापा भामा, और उपधमानीय, उपधमानीय आपको नहीं पढ़ना होता है, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। या मंगणना नाम नासिका, यानी सभी वर्गों के पांचवें अक्षर, सभी वर्गों के पांचवें वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है नासिका। स्पेशली अगर पूछता है तब नासिका, नहीं तो अगर विकल्प नहीं है तब कंठ, अंगा का कंठ हो जाएगा। इया का क्या होगा, चचा झइया तालु होगा। लेकिन स्पेशली पूछता है अगर वहाँ पर इनमें से कोई विकल्प नहीं है तो नासिका होता है। अब आपका बचता है या वारा ला, सा का सा, ये सारे हो गए। अब स्वरों में कौन बचा, छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि, ए ऐ ओ और औ। तो इनके लिए जो सूत्र है वो है एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, और ओ दौतो कंठोष्ठम। बहुत कठिन नहीं है, याद करना चाहिए, याद करना। बाकी एक तरीका हम और बताएंगे जिसमें आसानी से आप इनको याद कर लेंगे। यानी ए ऐ, ए और ऐ, इनका क्या होता है कंठ तालु, कंठ तथा तालु, ये दोनों स्थान से, दोनों उच्चारण स्थानों के सहयोग से उच्चरित होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि आ प्लस ई या बड़ा आ प्लस बड़ी ई, कुछ भी हो इधर, इनके मिलाने से बनता है ए या ऐ। ठीक, तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, यहाँ से देखिए कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु। इसीलिए इससे बने जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु, कंठ प्लस तालु। इसी प्रकार यहाँ पर भी है ओ और औ, इनका क्या होता है उच्चारण स्थान, तो कंठ ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ के सहयोग से ओ तथा औ उच्चरित होते हैं। तो ओ देखिए बनता कैसे है, छोटा आ या बड़ा आ हो इधर, इधर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कंठ है, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ये ओष्ठ है। इसीलिए ओ तथा औ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ। ठीक,
तो जिसको इस तरह से याद हो वो इस तरह याद कर ले, जिसको इस तरह से न याद हो उसके लिए दूसरी व्यवस्था है। जब आप वर्णों का उच्चारण करते हैं तो बहुत ध्यान से गौर करिए, गौर से ध्यान दीजिए कि का खा गा घा, का खा गा घा अंगा, जब इनका उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कंठ का विशेष सहयोग लिया जा रहा है। सबसे नीचे कंठ आता है तो इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है, ठीक। और आ तथा विसर्ग का इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। कंठ के बाद आप जब ऐसे चलते हैं आते हैं किस पर, ताल पर, तो चा छा जा झा या, इनका क्या होता है उच्चारण स्थान, तालु। और इसके बाद छोटी ई, बड़ी ई और या और सीटी वाला सा, यहीं शुरू हो जाएगा। फिर ताल के बाद जस्ट ऊपर उसके अपोजिट में होता है मूर्धा, ट ठ ड ढ़ ण, इसका होता है मूर्धा। और इधर आपका री और यहाँ रा, या के बाद रा सा वा श, और यहीं पर था हा। अब उसके बाद आता है ता था दा धा ना। जब ता था दा धा ना का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि जीभ आपकी दांतों को छू रही है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। इसलिए इनको दंत्य वर्ण, इनको मूर्धन्य वर्ण, इनको तालव्य वर्ण, इनको कंठ्य वर्ण, कंठ्योष्ठ वर्ण, जैसे जहाँ से जो वर्ण उच्चरित होता है उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। टा ठा डा ढा णा, आप उच्चारण करके देखिए। जब उच्चारण करेंगे तो अपनी जीभ की स्थिति को देखिए कि जीभ आपकी छू कहाँ पर रही है। तो जहाँ पर आपकी जीभ जिस उच्चारण स्थान को टच करेगी, छुएगी, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। इसके लिए आपको जानना जरूरी है कंठ कहाँ होता है, तालु कहाँ होता है, मूर्धा कहाँ होता है, दंत तो आप जान ही रहे दांत। तो कंठ सबसे नीचे यहाँ जो स्थिति है, और उसके बाद तालु, जीभ के नीचे का हिस्सा जो कोमल भाग होता है जीभ के नीचे का, उसे हम तालु कहते हैं। जीभ के ऊपर जो खुरदुरा भाग होता है, लाइनिंग जो उस पर बनी होती है, उसे मूर्धा कहते हैं। और दंत, ओष्ठ आप लोग जान ही रहे हैं। तो री जो कि संस्कृत में आता है, तो यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, या के बाद ला और सा। तो आपके अब बचे वा। वा के लिए आता है वकारस्य, यहाँ पर आएगा, या के बाद एक वर्ण बचता है वा। वकारस्य दंत ओष्ठम, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत प्लस ओष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है, ठीक। तो कभी कभी ऐसे ही एक वर्ण दे देगा कि या का उच्चारण स्थान बताइए, याद है आपको तालु, या जैसे बोलेंगे आपकी जीभ हल्का सा टच करके तालु को जाएगी। रा बोलेंगे, रा जैसे ही बोलेंगे देखेंगे जीभ का अगला हिस्सा जा करके ऊपर मूर्धा को छू रहा है। इसी प्रकार ला बोलेंगे तो आप देखेंगे कि दांत के एकदम थोड़ा सा टच करेगी जीभ, तो दांत को टच कर रही। वा बोलेंगे तो दांत और ओठ दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए वा का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ, इसीलिए इसे दंत्योष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो आपके ये अंतस्थ वर्ण हो गए आ रा ला वा शा शा सा हा, ठीक। और अब है पा फा बा भा मा। दांत के बाद अगला हिस्सा आ जाता है ओष्ठ, तो इनका उच्चारण स्थान होता है ओठ। पा फा बा भा मा उच्चारण करें, देखिए आपके होंठ दोनों चिपक जाते हैं इन्हीं के, और उसके अतिरिक्त आपकी जीभ कहीं पर टच, पा फा बा भा मा, ठीक, जीभ उठी रहती है, अन्य कहीं टच नहीं करती। और स्वरों में छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक। अब यहाँ पर तो सारे वर्ण हो गए, सारे व्यंजन आप देख रहे हैं हो चुके हैं।
अब आपका बचता है स्वरों में छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऋषि ए ऐ ओ औ। ठीक, तो इनका उच्चारण स्थान हमने बता ही दिया है। इसका कंठ तालु होता है, इनका जो होता है कंठ ओष्ठ होता है। और अब आता है अनुस्वार। क्योंकि विसर्ग का उच्चारण स्थान आपने देख लिया है कि अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अन को भी कहा जाता है और विसर्ग, विसर्ग में आते हैं आपके आ। चाहे ऐसे पढ़ लीजिए, इनको हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ये भी आप जानते हैं, बताया जा चुका है अयोगवाह वर्ण। ठीक, तो अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? ना। रामम, तो नाक से सहायता ली जाती है। विसर्ग, तो विसर्ग आपको बताया ही गया था, कंठ होता है रामः। तो हा जब बोलेंगे, हा बोलेंगे या विसर्ग बोलेंगे, तब उसका उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है, इसलिए विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है।